हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हालांकि आज हम आपसे डिस्कस करने आए हैं, ये सुनने के बाद शायद ही कोई खुश हो, कोई अच्छा हो। और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो पेपर से तो है ही। पेपर में आपका जो सोशियोलॉजी वाला सेगमेंट है वहाँ आप इसको यूज़ करेंगे, लेकिन इसी के साथ में आपकी लाइफ जो जीवन है, इस जीवन के प्रति नज़रिया बदलने वाली एक खबर है। बच्चों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उनके पेरेंट्स के लिए है। आप इस वीडियो को देखें या नहीं देखें, लेकिन अपने पेरेंट्स को ये वीडियो ज़रूर दिखाएं। और इसी के साथ में आप जब अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो डिसीजन ले रहे हों, जैसे हम लोग शादी कहते हैं, एक उम्र हो जाने के बाद जैसे ही लड़का 21, 22, 23, 24 साल की उम्र में पहुंचता है, उसके पास जो तानों की शुरुआत होती है कि चारों तरफ एक ही शब्द सुनाई देता है जिसे हम लोग शादी कहते हैं। लड़कियां जैसे ही 18 साल की होती हैं, उनके ऊपर भी एक ही शब्द हमको सुनाई देता है जिसे हम शादी कहते हैं। मेरे हिसाब से जो शादी है ये सामाजिक है, लेकिन सामाजिक से ज़्यादा ये निजी बहुत ज़्यादा है। मैरिज इज़ मोर पर्सनल देन एनीथिंग एल्स। इट्स माई पर्सनल बिलीव कि शादी को हमने सामाजिक एक व्यवस्था बना दिया है। वो दौर अलग था, वो समय अलग था जब ये व्यवस्थाएं चल जाती थीं। दादा दादी, नाना नानी भी नहीं जाते थे तय करने के लिए, एक ब्राह्मण और एक व्यक्ति और साथ में जाके शादी करके आ जाते थे और व्यवस्थाएं चल जाती थीं। क्योंकि वो ज़माना अलग था, वो दौर अलग था, ज़रूरतें अलग थीं और व्यवस्थाएं भी बहुत अलग थीं। बहुत बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे और बचपन से ही जब एक किसी के साथ रहे हैं तो उसको ही जीवन मान लिया जाता था और जीवन निकल जाता था बहुत अच्छे तरीके से बच्चों की परवरिश करने में और परिवार की जिम्मेदारियां निभाने में। धीरे धीरे हमारे समाज में न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेडिशन बहुत बड़ा, और आज के समय पर तो ऐसी फैमिलीज देखी जाती हैं कि अकेला ही लड़का हो। बहुत सारे केसेस में तो लड़की वाले एक्सपेक्ट करते हैं कि लड़का हो, लड़के के फैमिली में कोई और हो ही नहीं। तो ये जो न्यूक्लियर फैमिली के ट्रेडिशन जैसे ही बढ़े, वैसे वैसे जो शादी के रिश्ते हैं, वैवाहिक रिश्ते, ये कमज़ोर होते चले गए। क्योंकि पहले शादी सामाजिक हुआ करती थी और सामाजिक ही उसका ताना बाना चलता था पूरे टाइम। घर वालों के लिए काम करना, घर के लिए काम करना, खाना बनाना, घर की जिम्मेदारियां निभाना, ननद जेठानी, इन सब में ही जीवन को जीते रहते थे। अब न्यूक्लियर सेटअप में आ गए और लाइफ अलग बदल गई है, तो शादी की परिभाषा बदल चुकी है। अभी हाल ही में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ इंदौर के एक कपल के साथ। दो लोगों की शादी हुई और शादी के बाद वो दोनों हनीमून पे गए, और वहाँ जाने के बाद जो लड़का है वो डेथ हमको मिला है, डाइड हमको मिला, उसकी डेथ हो गई है। अभी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन कहानी यही है कि जो लड़की है उसका रिलेशन किसी और के साथ था और मिलकर उस लड़की को हत्या इन लोगों ने कर दी। आप सोचिए कितना भीभत्स रहा है ये तो सिर्फ एक उदाहरण है, ऐसे हजारों उदाहरण हैं। हम शादी के कुछ टाइम बाद कोर्ट में देखते हैं कि लोग डाइवोर्स के लिए खड़े हुए हैं। वही परिवार जो 1 महीने या 2 महीने पहले शादी के लिए फोर्स कर रहा था, जबरदस्ती शादी करने के लिए मजबूर कर रहा था, वही परिवार अब कोर्ट में खड़ा हुआ है, लड़ रहा है कि हमको अलग कर दीजिए, इन दोनों को, साथ नहीं रह पा रहे हैं। तो शादी के जो पैरामीटर हैं वो बदल चुके हैं। शादी कभी भी दादा दादी, नाना नानी, समाज, रिश्तेदार, 4 लोग, इनके लिए मत कीजिए। किसी इंसान को जानिए, समझिए, परखिए। अगर आपको लगता है कि यू बोथ आर कंपेटेबल टू ईच अदर, after that only you can think about the marriage is very important thing in life. It's a very big decision and you have to think millions of time before the taking the step, or after that you don't have right to think on a single time. किसी ऐसे शख्स को ढूंढिए जिसके साथ आप खुश रह सकें, आप जैसे हैं वैसे बन के रह सकें। अब दादा दादी, नाना नानी की शादी मत करिए, और घर वालों से मुझे एक रिक्वेस्ट है, मत कीजिए ज़बरदस्ती शादी। अगर लग रहा है कि दोनों कंफर्टेबल हैं एक दूसरे के साथ, एटलीस्ट वो 6 महीने का जो पीरियड है वो दीजिए एंगेजमेंट, और ये जल्दी जल्दी नहीं करना है। क्योंकि एक जान की कीमत, जो लड़की की डेथ हुई है उसकी माँ से पूछिए, उसके परिवार से पूछिए उस पर क्या गुजरी होगी, सिर्फ इसलिए कि कोई किसी और को पसंद करता था, किसी और से आपने शादी कर दी। हमारे यहाँ पे शादी नहीं रही है, इसको इज्जत से रिलेट कर दिया गया है। अरे हमारी बेटी ने लव मैरिज कर ली तो लोग क्या कहेंगे, हमारे बेटे ने इंटरकास्ट मैरिज कर ली तो लोग क्या कहेंगे। शादी 2 लोगों के बीच वैवाहिक संबंधों को जीने का जो परंपरा है उसको शादी कहते हैं।
ना इसको समाज निभाने के लिए आता है, ना परिवार निभाने के लिए आता है, निभाना दो को ही पड़ता है। आपका रिलीजन क्या है, आपकी कास्ट क्या है, आपका स्टेटस क्या है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप दो लोगों के विचार मिल रहे हैं तो शादी के जो पैरामीटर है हमको इनको बदलना पड़ेगा, नहीं तो ऐसी ही हत्याएं हमको देखने को मिलेंगी। कभी लड़के की हत्या होगी, कभी लड़की की हत्या होगी। और ये जो समाज है, इस समाज का 20-30% यूथ शादी पे से भरोसा खो चुका है। और ये घटनाएं मोटिवेट करती हैं, इंस्पायर करती हैं कि हमको शादी नहीं करना है। पहले ऐसा होता था कि पीस के लिए नहीं करना है, अब ऐसा होता है कि जिंदा रहने के लिए हमको शादी नहीं करनी है। शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के ढेरों केसेस हमको देखने को मिलते हैं। शादी के बाद डाइवोर्स हमको देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जो बेसिक है, प्रिंसिपल है शादी का, हमने उसको मिस किया है कि शादी दो लोगों के बीच में होती है। और हमारी पुरातन परंपराओं से देखिए कि वहाँ परीक्षा देनी पड़ती थी शादी के लिए, स्वयंवर होते थे, लड़कियां खुद से लड़कों को चुनती थी। आजकल हमने उसको नाना नानी और सामाजिक रिश्ता बना दिया है और ऐसे ढेर सारे लड़के और ढेर सारी लड़कियां अपने जीवन को खो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक समाज की परंपरा को निभाने के लिए। पूरा हत्याकांड समझने की कोशिश करते हैं। आप इसको समझिए, ये इंदौर का एक कपल है और इंदौर का कपल अपनी हनीमून के बाद ये शिलोंग जाते हैं अपने हनीमून को पीरियड को स्पेंड करने के लिए। और वहाँ जाने के कुछ समय बाद ही जो लड़का है वो लड़का मिसिंग हो जाता है, कोई खबर नहीं मिलती है। और इंदौर और जो शिलोंग पुलिस है ये मिलकर एक ऑपरेशन चलाते हैं, तो उस ऑपरेशन में पता चलता है उसकी डेथ हो गई है। और ये लड़की एक ढाबे पे मिलती है और ये खुद पुलिस के आगे जाके सरेंडर करती है। कुछ लोगों के नाम बताए जाते हैं और उसके बाद फिर अभी इंक्वायरी चल ही रही है। आप सोचिए कितना गलत हुआ है। सोशियोलॉजी आप एमपीपीएससी पेपर सेकंड को पढ़ते हैं, वहाँ शादी और विवाह नामक टॉपिक है। उस शादी और विवाह नामक टॉपिक पे आप इसको रिलेट कर पाएंगे। शादी एक बंधन नहीं है, ये स्वैच्छिक रिश्ता है। आप इसको जबरदस्ती नहीं कर सकते, इसको मन से स्वीकारा जाता है क्योंकि दो लोगों को साथ रहना है, जीवन भर साथ रहना है, एक दूसरे को देखना है और फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हालांकि व्यवस्थाएं बना दी हैं अलग होने की, पर अलग होना सही नहीं है, इस बात को समझिए। तो ये होटल जाते हैं और वहाँ जाने के बाद ये नौनगिरियात से मालवा खियात की ओर जा रहे होते हैं और दोनों का संपर्क टूट जाता है। 2 जून 2025 को, 11 मई को शादी होती है, 20 मई को ये जाते हैं शिलोंग के लिए। 2 जून 2025 को राजा का शव शेडोंग फॉल्स के पास गहरी खाई में मिला है, इस बात को ध्यान रखना। 5 जून सोनम गाजीपुर उत्तर प्रदेश में एक ढाबे पर बेहोशी की हालत में मिली और बाद में पुलिस के सामने सरेंडर किया। 6 जून 2025 को मेघालय पुलिस ने सोनम और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वजह क्या है? बहुत छोटी सी। परिणाम क्या निकला? बहुत बड़ा। भुगता किसने? उस लड़के ने, राजा ने, ठीक। और भुगता किसने? उसकी फैमिली ने। क्यों? गलती क्या थी? गलती सिर्फ ये थी कि जो सोनम की फैमिली है वो उसके उस लड़के से शायद शादी नहीं करा रही होगी जिससे वो कराना चाहती होगी। तो इसीलिए मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि ऐसा मत कीजिए। शादी को सामाजिक कम, पर्सनल ज़्यादा रहने दीजिए। ज़बरदस्ती शादियां नहीं की जाती हैं, मत कीजिए। इससे अच्छा है कि आप ऐसे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हत्याकांड हमारी आंखें खोलता है और हमको सिखाता है कि क्या करना है। ये देखिए, ये दोनों एक मैरिड कपल है। ये भाई अभी तक थे, अब नहीं है। 11 मई को जिसकी शादी हुई हो और 2 जून को जिसकी जो मरा हुआ हमको मिला हो, सोचिए कि कितना दर्द शायद इस व्यक्ति ने झेला होगा, कैसे इसको मारा गया होगा, ये तो अभी ओपन होना है। पर गलती क्या थी इसकी? शादी गलती तो नहीं होती, गलती इसकी नहीं थी, दूसरों की थी, जबरदस्ती शादी करके। और ये देवी जी, अब अभी तो मैं नहीं कह सकता इन्होंने किया है नहीं किया है, रिपोर्ट के बाद ही कह पाएंगे। बट एक जिंदा मिला है, एक मरा है, तो शक की निगाहें तो इनकी तरफ भी जाती हैं। सरेंडर इन्होंने कर ही दिया है कि भाई हाँ, कुछ ही और को पसंद करती थी, उस कारण ये सब हुआ है। क्या चल रहा है हमारे आसपास, हम क्या कर रहे हैं, ये हमको समझना चाहिए। और शादी को शादी की तरह लेना चाहिए। इसको बहुत सोशल, बहुत सामाजिक रिश्ता नहीं बनाना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये राजा रघुवंशी है, इनकी शादी हुई और शादी के बाद फिर हनीमून पे गए। ये विपिन रघुवंशी हैं, राजा रघुवंशी के भाई। कि राजा और सोनम को घने जंगल और पहाड़ियों में हम तलाश रहे थे, वहाँ दूसरे प्रादेशिक पर्यटकों को खतरा है, लेकिन शिलोंग और आसपास के जिलों के लोगों के लिए सोरा इलाका सेफ है। ऐसे पर्यटक स्थानीय जैसे नहीं दिखते हैं, वहाँ हादसों का शिकार होते रहते हैं। अभी तो देखो भैया, हादसे का ही शिकार माना जा रहा है। ये डॉक्टर इरज राजा हैं, गाजीपुर एसपी। सोनम नंदगंज के एक ढाबे पर बेहोश मिली, उसने खुद परिजन को सूचना दी। इसके बाद पुलिस पहुंची। मामला दूसरे प्रदेश का है, इसलिए वहाँ की पुलिस आने तक कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। इंदौर की पुलिस जाएगी, ठीक है, मेघालय की पुलिस जाएगी। और ये वो देवी जी हैं जिन्होंने
ऐसा क्या है मैं भी नहीं कह सकता, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो रिश्तों की जो डोर है बहुत कमज़ोर हो गई है, ध्यान रखना। ये फैमिली वाले हैं, सोनम की तारीफ़ कर रहे हैं, बट बाद में पता चलेगा। देखो सोशियोलॉजी की अगर आपसे कोई बात करे तो एक स्ट्रेंथ थ्योरी है, मतलब स्ट्रेंथ थ्योरी बहुत चलती है सोशियोलॉजी में, आप इसको ध्यान रखना। यहाँ आप स्ट्रेंथ थ्योरी के बारे में समझ सकते हैं कि रॉबर्ट की मार्टन ने इसको यहाँ पे दिया है। मार्टन के अनुसार जब समाज के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वैध साधन उपलब्ध नहीं होते तो अवैध साधनों का सहारा लेता है, और यह सिद्धांत इस घटना में लागू होता है जहाँ सोनम ने अपने वैवाहिक जीवन में संतुष्टि प्राप्त करने के लिए अवैध मार्ग अपनाया। मतलब ये सिंपल सा कह सकते हैं कि जहाँ वो नहीं जाना चाहती थी वहाँ उसको भेज दिया, और वो जहाँ जाना चाहती थी उसके लिए उसने फिर एक इलीगल पाथ को चुना, और वो इलीगल पाथ किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बना। पहला है, आप बता सकते हैं, स्ट्रेंथ थ्योरी ऑफ सोशियोलॉजी। फिर है डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी, है ना। डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी को एडविन एच सदरलैंड ने दिया है, और इस सिद्धांत के अनुसार अपराधी व्यवहार सीख जाता है। सोनम के साथ जुड़े अन्य व्यक्तियों ने उसे अपराध की ओर प्रवृत्त किया, जिससे उसने हत्या की योजना बनाई। मतलब वो लोग जो सोनम से जुड़े हुए थे या सोनम से उनका क्या रिश्ता था, ये लोग वही बता सकते हैं, रिपोर्ट ही बता सकती है। उन्होंने सोनम को मोटिवेट किया कि अपन इसको साइड कर देते हैं। मतलब मुझे एक बात समझ नहीं आती, लोग इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं यार। आप किसी की हत्या करके कैसे बच सकते हो भाई? आज के समय पर कैसे बच सकते हैं? राजा महाराजाओं के समय में बच जाते थे, अब तो नहीं बच सकते। और किसी को मारकर खुश रहे तो फिर क्या रहना? अगर इतने ही महान और इतने बहादुर हो तो शादी करने से पहले ही शादी कर लो ना। उस टाइम तो फैमिली, परिवार, समाज ये सब करते रहते हैं। शादी हो जाती है, फिर हर दिन जब वही सब कुछ फेस करना पड़ता है जो नहीं करना चाहते, फिर इंसान के अंदर एक तूफान उभरता है, और वो तूफान कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कराई देता है, और उसका परिणाम किसी की मौत, किसी की हत्या हमको देखने को मिलती है। तो सोशियोलॉजी के बहुत सारे एस्पेक्ट यहाँ पे छुपे हुए हैं। एक और हम लोग कहते हैं लेबलिंग थ्योरी, ये हॉबर्ट बेकर के द्वारा दी गई है। इस सिद्धांत के अनुसार जब समाज किसी व्यक्ति को अपराधी के रूप में चिन्हित करता है, जिससे वह व्यक्ति स्वयं को उस रूप में ढालने लगता है। सोनम के मामले में पुलिस और मीडिया ने उसे अपराधी के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे उसके व्यवहार में बदलाव आया। तो हो सकता है कि वो अपने आप को अपराधी उसने बना लिया हो। और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, मार्क्स के अनुसार समाज में शक्तियों का असंतुलन होता है, जिससे कुछ वर्गों को दबाया जाता है। सोनम ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए अपनी पति की हत्या की, जो समाज में शक्ति और नियंत्रण की असंतुलित स्थिति को दर्शाता है। ये 4 थ्योरी हैं जो सोशियोलॉजी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। जब इस वीडियो को आप लोग आधा देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे, सर ये क्या कर रहे हो, आप तो टीचर हो। आई एम टीचिंग फ्रॉम दी करंट अफेयर्स कि हाउ टू लिंक सब्जेक्ट विद करंट अफेयर्स। और ये वीडियोज ना सबको ऐसी लगती है, अरे ये तो व्यूज़ के लिए है। दिस इज नॉट व्यूज़, दिस इज दी स्किल, दिस इज दी प्योर आर्ट ऑफ टीचिंग। कि कोई भी न्यूज़ है आप उसको कैसे लिंक कर सकते हैं आपके पेपर से, कहाँ आपको काम आएगी। देखने में एक बहुत सामान्य घटना है, आप हर दिन से पढ़ रहे हैं, लेकिन अब आप इसको अपना एस्पेक्ट बदल दोगे कि एक्चुअल में शादी क्या है, समाज क्या है, व्यवस्थाएं क्या है, संस्कार क्या है, वर्ण क्या है। और जाति आती ये सब कुछ नहीं होती है सिर्फ सोच। आप उस पर बिलीव रखिए और बेहतर कीजिए। इसी के साथ में हम आपके लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं। हालांकि ये घटनाएं डिस्कस करने के बाद ये सब डिस्कस करना थोड़ा अजीब लगता है, बट आप जब तक ठीक नहीं होगे, कुछ नहीं बनोगे, तब तक कैसे व्यवस्थाओं को सुधारोगे। तो कुछ बनने के लिए GS लाइव कोड यूज़ कीजिए। हमारा एक बैच है, आरंभ लाइव फाउंडेशन बैच 3.0 बैच है, और इस बैच में 15 जून को एडमिशन क्लोज हो रहा है। GS लाइव कोड आपको यूज़ करना है, और इसको आप जैसे ही कोड यूज़ करोगे ये डिस्काउंट प्राइस पे आपको कोर्स मिलेगा। तो डिस्काउंट प्राइस पे कोर्स लेने के लिए स्टडी IQ पे विजिट कीजिए और इस कोर्स का हिस्सा बनिए। इसी के साथ में हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, MPPSC स्टडी IQ टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। और दिस इज़ माय पर्सनल चैनल, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको यहाँ PDF एंड ऑल सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, शादी बहुत पर्सनल रिलेशन है, इसको सोशल और सामाजिक मत बनाइए, नहीं ऐसी हत्याएँ दिन दिन और बढ़ेंगी, डाइवोर्स केस और बढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अलग किसी दूसरी क्लास में, तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहें। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे।